चलिए, तो मैं आपको कैथोड रे ट्यूब का कॉन्सेप्ट बता रही थी। तो आया तुमको समझ में कॉन्सेप्ट कि जब भी हम हमारी जो हीटिंग फिलामेंट है, जब वो बॉयल अप होना शुरू हो जाती है, जैसे हम बटन ऑन करते हैं, तो उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो इमिट होना शुरू हो जाते हैं और वो ट्यूब में रहते हैं। तो वो क्या होता है कि एज सुन एज वो इमिट होना शुरू करते हैं, वो ट्यूब के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। और ट्यूब के अंदर जब वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं, तो वो स्क्रीन के टुवर्ड्स, मतलब जो भी हमारी स्क्रीन रहती है, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, कोई भी डिस्प्ले डिवाइसेस हो, उस स्क्रीन के टुवर्ड्स वो जाना शुरू करने लगती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका? यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये चाहते हैं, जैसे एक बहुत अच्छे से एग्जांपल दूं, यदि मैं सपोज आपको बोलती हूँ कि चलिए आपकी क्लास अभी यहाँ पर खत्म हो रही है और अभी ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन है, तो आपको ऑडिटोरियम में जाना है। तो स्कूल के स्टूडेंट जो होते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो एक जैसी लाइन बनाते हैं और लाइन वाइज ऑडिटोरियम में घुसेंगे और बिल्कुल हैंड भी बैक पर रहेंगे और बिल्कुल अच्छे से वॉक करेंगे और वहां पर वो ऑडिटोरियम में जाके लाइन वाइज लाइन बैठ जाएंगे। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बढ़िया हल्ला करेंगे, लाइन में तो कभी जीवन में नहीं चलेंगे, आसपास बिल्कुल एकदम वो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस टाइप से एकदम रैंडम ऑर्डर में चलेंगे और जाकर हल्ला कर करके ऑडिटोरियम में बैठ जाएंगे। तुम लोग नहीं ऐसा करते, तुम लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन जो बाकी क्लासेस करती मैं उनके बारे में बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको ये एनालॉजी इसलिए दी है, आपको ये समझाने के लिए दी है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे हीटिंग फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स बॉयल अप होना शुरू हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे इमिट होना शुरू हो, वो मॉब में, मधुमक्खी की छत्ते की तरह या ग्रुप में कहीं भी वो ट्रैवल नहीं करे। हम ये चाहते हैं कि कैथोड रे ट्यूब है, मतलब बीम के फॉर्म में, एक रे के फॉर्म में ये क्या करें, ट्रैवल करे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन टू द फास्फर कोटेड स्क्रीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर को खड़े होना पड़ेगा क्लास के बाहर एक डंडा लेकर। डंडा जब दिखेगा, बच्चे अपने आप लाइन में चलेंगे और एक टीचर को खड़ा रहना पड़ेगा ऑडिटोरियम में डंडा लेकर। हेलो, हाँ मैम, किसमें किसमें? 18 फैकल्टी शुभम कानूनगो को हटाकर स्टाफ में मनोज यादव सर, नेटवर्क एडमिन, बाकी 4 लैब स्टाफ। ठीक, मेरा लेक्चर चल रहा है ना, ठीक है? तो ये आपका मतलब एक ऑडिटोरियम में कोई डंडा लेके खड़ा रहेगा कि लाइन यहां से तो मेरी क्लास से जब निकली तब तो मेरा डंडे से बच्चे डर गए, लेकिन जैसे ही मैडम दिखना बंद हुई, ऑडिटोरियम में पहुंचने में टाइम है, बीच में कहीं जाकर वो लोग क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, अलग अलग हो गए, मॉब में हो गए या इधर उधर भाग गए। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन से एकदम मॉब में निकलते हैं और फास्फर कोटेड स्क्रीन तक जाते जाते तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते। कोई कैंटीन में चले जाता है, तो कोई दूसरे क्लासमेट्स के साथ चले जाता है, कोई बस में जाके बैठ जाता है, या तो कोई घर ही भाग जाते हैं आधे बच्चे। तो हमारा काम है इलेक्ट्रॉन्स को रे के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको एक सिंगल बीम के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहां पर हम लगाते हैं फोकसिंग सिस्टम। क्या लगाते हैं? फोकसिंग सिस्टम। और ये जो फोकसिंग सिस्टम मतलब फोकस करने वाला। जैसे मैं आपके लिए फोकसिंग सिस्टम हो सकती हूँ कि मैं आपको बहुत समझाऊं, बहुत पढ़ाऊं, या बहुत अच्छे से आपको व्हाट इज गुड या व्हाट इज बैड समझाऊं, तो शायद आप में से 80% स्टूडेंट इसको समझ लें कि यार नहीं मैडम ठीक बोल रही है। तो आई मे बी एक्ट एज अ फोकसिंग सिस्टम फॉर यू कि नहीं, आपको 4 साल में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, दिस इज बैड फॉर यू, दिस इज गुड फॉर यू। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपका फोकस डेवलप कर रही हूँ। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन गन के पास में लगाएंगे फोकसिंग सिस्टम, क्योंकि ये जो फोकसिंग सिस्टम होता है, इसका काम होता है फोकस करना। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को टू दी फास्फर कोटेड स्क्रीन, मतलब स्क्रीन की तरफ फोकस करना, रैंडम ऑर्डर में नहीं, एक रे के फॉर्म में, एक बीम के फॉर्म में।
अब ये जो फोकसिंग सिस्टम होता है, दिस इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। ऊपर वाले डायग्राम में इसको हम देखेंगे। वॉइस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहां पर सबसे पहले हमने लगाया कंट्रोल ग्रिड। ये कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, नाम से समझ आ रहा है, कंट्रोल ग्रिड। मतलब ये जो कंट्रोल ग्रिड है ये इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। याद रखेंगे, ये मैं डेफिनेशंस बता रही हूं आपको। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, इसका मतलब ये है कि वो कितना ब्राइट है, कितना डार्क है, कितना फेडेड है, मतलब वॉट एवर ब्राइटनेस जो होती है, हम करते हैं ना हमारे टीवी में भी सेट करते हैं ना इंटेंसिटी को, वही इंटेंसिटी है ये। हमारे इंटेंसिटी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रिड। ऐसा ग्रिड जो पिक्सल की, मतलब ये जो डिस्प्ले हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। इंटेंसिटी मतलब कितना वो ब्राइटर है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं फोकसिंग एनोड और एक लगाते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड। अब जैसे मैंने आपको बताया, एनोड क्या है, एनोड आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और हमारे इमिट क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, विच आर दी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मॉब में आ रहे हैं, क्योंकि हीटिंग फिलामेंट जैसे हीट अप होना शुरू हो रहा है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहा है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जब टीचर, बहुत बच्चे हल्ला करते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते, क्या करती है, एक को क्लास के बाहर निकाल देती, बाकी अपने आप सही हो जाते हैं। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. और नो? Yes, ma'am. तो यहीं पर Yes, ma'am. है काम एक्सीलरेटिंग एनोड का और फोकसिंग एनोड का, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एनोड और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यदि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, तो उनको न्यूट्रल करने के लिए, उनको संभालने के लिए हम वहां पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ऐड कर देंगे। तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ट्यूब में जाकर उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल बिकम न्यूट्रल, वो जीरो हो जाएंगे। समझ में आया फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड क्यों लगाया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा मॉब में वो इकट्ठे ना हो और हमारे स्क्रीन पर अननेसेसरी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच जाएं। हम ये चाहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पहुंचे वो इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में पहुंचे, वो अननेसेसरीली नहीं पहुंचे। तो कंट्रोल ग्रिड, एक्सेलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड, इनका आपको मीनिंग समझ में आया कि हमने क्यों लगा के रखा है इसको? Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलिए लास्ट में हम लगाएंगे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्लेट। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, और एक होती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। दो तरीके के प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होती है, जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अननेसेसरीली चले गए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में अननेसेसरीली चले गए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट लगा के रखिए। जैसे मैंने बताया कि एक फैकल्टी ऑडिटोरियम के बाहर खड़ी रहेगी डंडा लेकर, एक फैकल्टी क्लास के बाहर रहेगी डंडा लेकर, लेकिन कुछ बच्चे तो कैंटीन में चले गए, कुछ बच्चे तो बस में जाकर बैठ गए, तो वो हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट हो गई कि एक मैंने बस में बिठा के रखा है भगाने के लिए, और एक मैंने कैंटीन में बिठा के रखा है स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में पहुंचाने के लिए। तो दैट इज द यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं,
दिस इज अवर फोकसिंग सिस्टम। हमारे सिस्टम को हमको किसी एक लाइन में सिंगल बीम में फोकस करवाना है, तो सिंगल फोकस रो में इसको सिंगल बीम में हमको फोकस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इनटू अ सिंगल बीम। और इसी के लिए हमने लगा के रखा है फोकसिंग सिस्टम। तो फोकसिंग सिस्टम के अंदर 5 चीजें होती है टोटल: कंट्रोल गेट, फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, मतलब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्लियर? Yes, ma'am. एनी मोर? यस? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो अब जाकर इतना मेहनत करने के बाद अब जाकर देखो ये बीम बनी है सिंगल रे में। अब जाके ये सिंगल रे में कन्वर्ट हुई है, और ये जो सिंगल रे है दिस विल टच टू दिस फास्फर कोटेड स्क्रीन। और जहां पर, याद रखना, जहां पर ये बीम जाकर टच हो रही है, ये दिस पॉइंट विल बी ऑन एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट विल बी ऑफ। जहां पर भी, जैसे मेरा पेन, तुमको मेरा पेन दिख रहा है ना, ये पेन जहां पर जाकर टकरा रहा है वहां पर रेड हो रहा है, बाकी सारा व्हाइट है। डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जहां पर ये रेड होगा दिस इज ऑन, और जहां पर ये व्हाइट है दिस आर ऑल ऑफ। तो हमें जहां पर ग्लो करवाना है, मतलब जहां पर हमें हमारा पॉइंट शो करवाना है, हम वहीं पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करवाएंगे, टच करवाएंगे। अदर दूसरी जगह पर जहां पर हमें डिस्प्ले नहीं करवाना है वहां पर हम इलेक्ट्रॉन बीम को टच नहीं करवाएंगे। पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलिए। Ma'am. A beam of electrons, that is the cathode ray, emitted by an electron gun, passes through focusing and deflection systems that direct the beam toward the specified position on the phosphor coated screen. मैंने बोला था ना पहले बताऊंगी, समझाऊंगी, फिर पढ़ाऊंगी। अब आपको ये मेरा सेंटेंस बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन गन के बाद फोकसिंग सिस्टम भी लगा के रखा है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी लगा के रखे हैं। ये दोनों चीजें क्या कर रही है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर रही है, और इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के बाद ये जा रही है टुवर्ड्स द फास्फर कोटेड स्क्रीन, और यहाँ पर ये बीम में कन्वर्ट हो गई है, और बीम में कन्वर्ट होने के कारण ये स्पेसिफाइड लोकेशन पे ही जाकर स्ट्राइक करेगी। जैसे ये हमारा फास्फर कोटेड स्क्रीन है, तो ये जो बीम है ये स्पेसिफाइड, किसी एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे जाकर ही स्ट्राइक करेगी। फास्फर देन इमिटेड अ स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट, जैसे मैंने बताया ऑन कंडीशन। अब ये फास्फर पे जैसे ही जाके टकराई तो यहाँ पर क्या करेगा, जहां पर जाके टकराएगी वहां पर वो लाइट का एक स्पॉट आ जाएगा, जिसको मैंने बोला ऑन कंडीशन। एट ईच पोजीशन कॉन्टेक्टेड बाय अ इलेक्ट्रॉन बीम। ऐसे हो सकता है यहाँ पर, देन यहाँ पर, ऐसे अलग अलग लोकेशन पे जाके इलेक्ट्रॉन बीम क्या करे, स्ट्राइक करे। तो ये चारों पॉइंट जहां जहां पर भी जाकर इसने स्ट्राइक किया है वो चारों पॉइंट स्क्रीन पे क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब स्क्रीन जहां जहां पर भी कांटेक्ट में आएगी इलेक्ट्रॉन बीम के, वहां वहां पर वो ऑन हो जाएगा और बाकी जगह ऑफ ही रहेगा। अब क्या होगा इसके बाद, ये है सीआरटी। यदि आपने 3rd सेमेस्टर में यदि पढ़ा है तो आपने शायद वहां पर ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन पर तो सीआरटी के केस में वो थोड़ी देर बाद इट स्टार्ट फेडिंग अप, फेड अप ये लिखा है, फेड्स वेरी रैपिडली।
ड्रॉबैक है। पुराने जमाने में जो टीवी होती थी जिसके पीछे ट्यूब बना रहता था, स्कूल में तुमने कंप्यूटर देखेंगे जिसके पीछे ट्यूब बना हुआ रहता था, अब वो क्यों नहीं चलते हैं? अब क्यों फ्लैट स्क्रीन आने लग गया है? क्यों एलसीडी और एलईडी आने लग गया है? क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता था वो रास्टर स्कैन सिस्टम का होता था, सीआरटी का होता था। और सीआरटी का क्या होता था कि थोड़े टाइम बाद वो फेड अप होना शुरू करते थे, मतलब उसका जो डिस्प्ले है वो थोड़े टाइम बाद फेड अप होना शुरू हो जाता था। वो उसका एक मेजर ड्रॉबैक था, बिकॉज द लाइट इमिटेड बाय फास्फर फेड्स वेरी रैपिडली। सम मेथड इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग द स्क्रीन पिक्चर। आपने इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर 4 पॉइंट ए, बी, सी और डी, 4 पॉइंट आपने डिस्प्ले करवाए, क्योंकि यहाँ इन 4 पॉइंट पर आपकी जो स्क्रीन है, सॉरी जो बीम है वो स्ट्राइक हुई थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आप सी और डी पर काम कर रहे हो, ए और बी जो है वो फेड होना शुरू हो गए। आफ्टर सम टाइम ए और बी आपको दिखना बंद हो जाएंगे, आपको सिर्फ सी और डी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी जो लाइट है, आपकी जो स्पॉटिंग है वो फर्दर दिखना बंद हो गई है। तो आपको जो थर्ड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, सम मेथड इज नीडेड, मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी मेथड की जरूरत रहेगी जिससे आप ये ट्राई करोगे कि मेरा जो ए और बी है वो बिल्कुल भी फेड नहीं हो, वो हमेशा ग्लोइंग कंडीशन में रहे, मतलब ए बी सी डी चारों एट अ टाइम ग्लो करते रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. व्हाट इज दैट? Yes, ma'am. व्हाट इज द वे? Yes, ma'am. तो तरीका क्या है? तो वन वे मतलब वो तरीका क्या है, टू कीप द फास्फर ग्लोइंग, हमेशा सारे पॉइंट ग्लो रहे, टू रीड्रॉ द पिक्चर रैपिडली बाय क्विकली डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम बैक ओवर द सेम पॉइंट्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले ए पर आया था इलेक्ट्रॉन बीम इसलिए वो स्ट्राइक हुई, फिर बी पर आया इलेक्ट्रॉन बीम वो स्ट्राइक हुई, फिर सी पर आया वो स्ट्राइक हुई, फिर डी पर आया वो स्ट्राइक हुई। लेकिन जब सी और डी पर स्ट्राइक हुआ तब तक वो ए और बी से हट गया, तब तक वो ए और बी से हट गया। वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. तो वो ए और बी से हट गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीम अब ए और बी पर नहीं है, वो किस पर है? टुवर्ड सी और डी। तो सी और डी तो मेरे ग्लोइंग हैं, लेकिन ए और बी ने मेरा फेड होना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, आई विल रीड्रॉ द पिक्चर रैपिडली बाय क्विकली डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम बैक ओवर द सेम पॉइंट। मतलब अब मैं उसको सी और डी से हटाकर उसको वापस से ए और बी की तरफ ले जाऊंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ए और बी की तरफ जैसे मैं वापस ले जाऊंगी वो वापस से ग्लो करना शुरू कर देंगे। पर अब क्या होगा, अब जो मेरी इलेक्ट्रॉन बीम है वो किस पर आ गई? ए और बी पर आ गई। मतलब ए और बी तो कंटिन्यू ग्लो हो रहे हैं, लेकिन अब कुछ देर बाद सी और डी जो है वो फेड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम नहीं है, आपने वहां से हटाकर तो ए और बी पर लगा दी। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है। तो अब क्या होगा, सी और डी फेड होना शुरू होंगे, मतलब मेरे को वापस से रीड्रॉ करना पड़ेगा किसको? सी और डी को। तो इस सी और डी को उठा के मैंने ए और बी से हटा के इसको रख दिया सी और डी पर। अब इसके बाद क्या होगा, वापस से ए और बी फ्लिकरिंग करना शुरू कर देंगे, वापस से ए और बी फेंट होना शुरू हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आपको कंटिन्यू, मतलब सीआरटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको बार बार रिफ्रेशिंग करवाना पड़ रही है। मतलब ए और बी जिसको आप ग्लो करवा चुके थे उसको आपको बार बार ग्लो करवाने के लिए आपको उसमें रिफ्रेशिंग करवानी पड़ रही है, बार बार इलेक्ट्रॉन बीम को वहां पर लेकर आना पड़ रहा है बैक ओवर दी सेम पॉइंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes or no? Very few yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the concept Yes. of CRT. ठीक, कंपोनेंट कौन कौन से हो गए सीआरटी में? सबसे पहले
कनेक्टर पिंस जो कनेक्ट करता है, बेस जिससे पिन अटैच रहती है, फिर इलेक्ट्रॉन गन जिसमें हीटिंग फिलामेंट लगा हुआ रहता है, और हमारा कंट्रोल गिट रहता है जो इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, मतलब बोल्ड कितनी बोल्डनेस से आपको स्पॉट लाइट दिखानी है वो कंट्रोल करता है। फिर हमारा होता है फोकसिंग सिस्टम, इसमें होता है हमारा एनोड, ऐसे फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड। मैं फिर बता देती हूँ, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रल करने के लिए हम काम में लेते हैं ताकि थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम हो जाए। फिर आप लगाते हो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल्स, और ये जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल रहती है इसमें आपकी दो चीजें रहती है, दैट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अननेसेसरी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनको फोकस करने के लिए, उनको इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो these are all the parts of CRT, and CRT is the most important question from the exam point of view. Draw a picture of CRT and explain in detail. This is the most common question which is asked. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्विकली मैं पढ़ देती हूँ, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। आपको डायग्राम इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही यही है कंप्यूटर ग्राफिक्स। अ पिक्चर इज मोर वर्थ देन 1000 वर्ड्स। इस पैराग्राफ को पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है रादर देन एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, इसलिए मैंने डायग्राम से पहले एक्सप्लेन किया, अब मैं थ्योरी ले रही हूँ। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन इज CRT, सॉरी इलेक्ट्रॉन गन ना CRT। CRT का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन, जो क्या होता है? हीट अप होना शुरू होता है। हीट इज सप्लाइड टू द कैथोड by directing a current through a coil of wire called the heating filament inside the cylindrical cathode structure, and this causes the electrons to boil up। ठीक है, ये बॉइल अप होना शुरू होंगे और इससे हमारी जो सरफेस है वो भी गर्म हो जाती है, और इससे इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इमिट होना शुरू हो जाते हैं। इन द वैक्यूम इनसाइड द CRT एनवेलप, CRT एनवेलप क्यों बोला है? क्योंकि ये पाइप की तरह होता है, एक ट्यूब की तरह होता है। The free negatively charged electrons are then accelerated towards the phosphor coated screen by high positive voltage। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत स्पीड से भागेंगे वो किसकी तरफ? phosphor coated screen की तरफ, लेकिन हमें उनको रोकना है। So the accelerating voltage can be generated with the positively charged metal coating on the side of a CRT envelope near the phosphor screen, or an accelerating anode can be used। ये फास्ट स्पीड को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें स्पीड में डालना पड़ेगा नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, ताकि ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलकर क्या करेंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, राइट। और इस तरह से हम इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल गिट। देन फोकसिंग सिस्टम, दैट इज द हॉरिजॉन्टल आपके फोकसिंग सिस्टम, दैट इज एक्सेलरेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड। और फिर आपके आएंगे यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्लेट्स, दैट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, जिससे हम क्या करेंगे? उस डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन जा रहे हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सारी चीजें आपको क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स के ऑपरेशंस और आपके various different devices which are used in the CRTs, right? अब आपकी आती है definitions, बहुत different definitions आपकी आती है। वो definitions आपको बची हुई जो क्लास में पढ़ना है। मैं जितनी भी definitions बता रही हूँ उसको प्लीज आप भले ही completely नोट डाउन नहीं करें, लेकिन प्लीज इसको आप ध्यान में रखें। आप एटलीस्ट मैं कौन कौन सी डेफिनेशन बता रही हूँ वो पॉइंट याद रखें, ताकि आप डेफिनेशन बाद में भी लर्न आउट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको एक वर्ड यूज किया, फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन। मतलब कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है या टेलीविजन की ये जो स्क्रीन होती है जो हमें दिखाई देती है, चाहे वो फ्लैट स्क्रीन हो, चाहे वो इस तरह की कर्व्ड स्क्रीन हो। जो पुराने जमाने के टीवीज होते थे उसमें कर्व्ड स्क्रीन रहती थी, और अब देखा आपने फ्लैट स्क्रीन का जमाना आ गया है, इसलिए यहाँ पर फ्लैट स्क्रीन हो गई है। पहले के मोबाइल फोन
नोकिया के जो स्टार्टिंग के मोबाइल फोन आए थे वो भी कर्व्ड स्क्रीन थे, लेकिन अब आपने देखा होगा सारे जो मोबाइल फोन्स हैं, चाहे जो डिस्प्ले डिवाइसेस है वो चाहे फ्लैट आ गए हैं, कर्व्ड बिल्कुल भी अब नहीं आते हैं मार्केट में। यस और नो? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. चाहे आपकी कर्व्ड स्क्रीन हो, चाहे आपकी फ्लैट स्क्रीन हो, इनके पीछे एक मटेरियल लगा हुआ रहता है, इनके अंदर एक मटेरियल लगा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं फास्फोरस। सुना है केमिस्ट्री में? Yes, ma'am. यस, ओके। Yes, ma'am. तो ये जो फास्फोरस होता है, ये क्यों लगाते हैं हम? ये फास्फोरस जो रहता है वो मार्केट में अलग अलग क्वालिटी का मिलता है, जैसे मार्केट में टीवी भी अलग अलग क्वालिटी की मिलती है। यदि आपके पास बहुत पैसा है तो आप बिल्कुल सैमसंग या सोनी का ही टीवी लोगे, या वन प्लस का टीवी लोगे। आजकल तो वन प्लस के भी बहुत अच्छे टीवी आने लग गए। यदि आप नहीं, मुझे तो एलसीडी ही खरीदना है लेकिन मेरे पास बजट ज्यादा नहीं है, तो आप ओनिडा या पैनासोनिक भी ले सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, ma'am. चीज वही है, दोनों एलसीडी है, पर एक 25,000 में मिल रही है, एक 60,000 में मिल रही है। ऐसा क्यों? मोबाइल फोन महंगे आते हैं, कुछ सस्ती रेंज भी आती है मोबाइल फोन की। ओप्पो के, वीवो के फोन 7-8 हजार में भी आ जाते हैं व्हाट्सएप चलाने वाले। वहीं आप वन प्लस वगैरह में जाओगे तो 30,000 से शुरू होती है रेंज। ऐसा क्यों? आंसर मी, ऐसा क्यों? अरे बताओ तो, कोई तो बताओ। मैम क्वालिटी देता है। क्वालिटी, यस, क्वालिटी। क्योंकि वहां पर जो आप पार्ट्स यूज कर रहे हो, वहां पर जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो, उसकी क्वालिटी लोअर रहती है, इसलिए वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। और बाकी ड्यूरेबल रहते हैं, वो हमेशा या काफी लंबे टाइम के लिए चलते हैं। तो वैसे ही जो फास्फोर यूज होता है स्क्रीन के पीछे, इसकी भी एक क्वालिटी होती है, हाई एंड लो। तो जो लो क्वालिटी वाले फास्फोर रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो रीड्रॉ करना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा मतलब बार बार आपको फेड होना शुरू हो जाता है तो आपको वहां पर रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप रीड्रॉ बहुत फास्ट फास्ट तभी करोगे जब लो फास्फोर होगा, और जब हाई क्वालिटी का फास्फोर यूज होगा तो वहां पर आपको थोड़ी देर बाद जो है रीड्रॉ, रीड्रॉ तो देखो दोनों ही केस में करना पड़ेगा, पर थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर पहले। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक डेफिनेशन होती है परसिस्टेंस, पहली डेफिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, पहले समझा रही हूँ फिर थ्योरी बताऊंगी। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपके फास्फोर में कितनी अच्छी क्वालिटी है कि वो स्क्रीन को बहुत देर तक डिस्प्ले करवाएगा, और बहुत देर तक डिस्प्ले करवाने के बाद वो कब डिके होना शुरू होगा, वो कब फेड अप होना शुरू होगा, ताकि आपको उसको रीपेंट करवाना पड़े, उसको रीड्रॉ करवाना पड़े। यदि परसिस्टेंट मतलब फास्फोर यदि अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसको आपको बहुत देर बाद रीड्रॉ करना पड़ेगा। यदि फास्फोर लो क्वालिटी का होगा तो आपको उसको जल्दी जल्दी रीड्रॉ करवाना पड़ेगा। तो persistent is defined as the time it takes the emitted light from the screen to decay to 1/10 of its original intensity। मतलब जिस इंटेंसिटी से आपने उसको डिस्प्ले करवाया था, जैसे आपने उसको 100 की इंटेंसिटी से डिस्प्ले करवाया था, तो 1/10 मतलब 100/10 मतलब आफ्टर 10 सेकेंड वो डिके होना शुरू हो जाएगा। मतलब आफ्टर 10 सेकेंड आपको उसको रीड्रॉ करवाना पड़ेगा। यदि वो 500 की इंटेंसिटी से आपने उसको डिस्प्ले करवाया था तो 500 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज आफ्टर 50 सेकेंड आपको उसको रीड्रॉ करवाना पड़ेगा। परसिस्टेंट का मतलब समझ में आया? परसिस्टेंट मतलब होल्ड करने की कैपेसिटी, कि आप कितनी देर तक स्क्रीन को होल्ड कर सकते हो, कब तक आपका जो फास्फोर है वो काम कर रहा है, आपको कब उसको रीड्रॉ करवाना पड़ेगा। तो आफ्टर इट 1/10, उसकी 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी के बाद वो डिके होना शुरू हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंट। तो हाई परसिस्टेंस और लो परसिस्टेंस इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा।
उसके बाद आपको एक और डेफिनेशन आती है जिसको आपने बोला रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब हमें पता है, हमने लैबोरेटरी में, शायद अभी हमारी लैब लग गई, हमारी लैब है ना, तो लैबोरेटरी में हमने अब पढ़ लिया है कि हमारा जो स्क्रीन होता है ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। मतलब हमारा जो रिजोल्यूशन है वो ये कहता है कि पिक्सल इन एक्स डायरेक्शन एंड पिक्सल इन वाई डायरेक्शन। जैसे उस दिन मैंने आपको लैब में करके बताया था 640 क्रॉस 480, मतलब 640 पिक्सल इन एक्स डायरेक्शन एंड 480 पिक्सल्स इन द वाई डायरेक्शन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब किसी भी सिस्टम का रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन एक साथ पढ़ोगे, दैट इज 640 क्रॉस 480। इसका मीनिंग क्या होगा, 640 पिक्सल इन एक्स डायरेक्शन एंड 480 पिक्सल इन दी वाई डायरेक्शन। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। वैसे ही सिस्टम का रिजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिस्टम बदल सकता है। 1024 इंटू 780, क्या मतलब है इसका, 1024 पिक्सल इन द एक्स डायरेक्शन एंड 780 पिक्सल इन द वाई डायरेक्शन। अब आपसे, Direction. हाँ, ये इसका रिजोल्यूशन हो गया। तो रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स that can be displayed on the screen without overlapping। मतलब जितने भी 640 पिक्सल है वो हर पिक्सल एक पिक्सल से अलग रहेगा, कोई भी पिक्सल ओवरलैप नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे रिजोल्यूशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विद द स्क्रीन विदाउट ओवरलैपिंग, कोई भी पॉइंट को ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, like this, point number 3, point number 4, point number 5, 5 पिक्सल in x और 1, then this is 2, this is 3, this is 4, मतलब ये 5 पिक्सल है, ये 4 पिक्सल है, मतलब मेरा जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन हो गया वो 5 क्रॉस 4 हो गया, और 5 क्रॉस 4, तो ये 5 पिक्सल अलग अलग है एक्स डायरेक्शन में, ये 4 पिक्सल अलग अलग है वाई डायरेक्शन में, कोई भी पिक्सल ओवरलैप नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक, Yes, ma'am. इस तरह Yes, ma'am, please. डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स ध्यान में रखना है। आज की क्लास के लिए लास्ट चीज, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। ऐसा आपसे पूछ सकते हैं कि 5 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में, 4 पिक्सल वाई डायरेक्शन में, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे, दैट इज 5 into 4, that is 20 pixels in the screen। जैसे 640 है और 480 है, तो जब आप 640 का मल्टीप्लीकेशन 480 से करोगे तो वो आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स भी हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी जब उसका टर्न आएगा तब। चलिए मैं अटेंडेंस लेती हूँ। चलिए